हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज जो क्लास है हमारा आज कौन सा लेक्चर है? 11th लेक्चर है। तो 12th वीक है और 11th लेक्चर है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नज़र आ रहे हैं सबको? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, इसमें हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक और कंपोनेंट है जिसको रन ऑफ कहते हैं, वो रन ऑफ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गौर करें अभी तक हम वही जो स्टार्ट में हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने पढ़ा है उसी के कंपोनेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिड टर्म तक हमने सिर्फ प्रेसिपिटेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया। प्रेसिपिटेशन भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, फिर मिड के बाद जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने एवापोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन और एवापोट्रांसपायरेशन, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैं। ठीक है, ये डिस्कस किए। अब आज के जो लेक्चर है इसमें रन ऑफ हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं इसमें सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि रन ऑफ क्या चीज़ है, फिर रेनफॉल रन ऑफ प्रोसेस किस तरह है, यानी जब बारिश होती है तो किस तरह रन ऑफ बनता है उस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और फिर वो कौन से फैक्टर है जिससे रन ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा, यानी कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से रन ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिफाइन या डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस। कुछ डिफिनीशंस हैं जो हाइड्रोलॉजी में या ख़ास तौर पे इरिगेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, वो डिफिनीशंस कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमेनास हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो क्या चीज़ है? रन ऑफ। तो रन ऑफ के बारे में आप लोगों का कुछ आइडिया तो होगा ना, वो आइडिया ज़रा अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, क्या आइडिया है रन ऑफ? आपके जहन में क्या चीज़ है? वो पानी जो फ्लो करता है। ठीक है, वो पानी जो फ्लो करता है। और कोई और है, किसी को पता है रन ऑफ क्या चीज़ है? प्रेसिपिटेशन का वो पोर्शन जो रिवर या ओशंस की तरफ सरफेस के ऊपर फ्लो करता है या सरफेस के नीचे फ्लो करता है, ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफिनीशन है, रन ऑफ इज डिफाइंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन that makes its way towards river or oceans etc. is surface or subsurface flow। अभी तक हमने सिर्फ सरफेस के बारे में कहा था कि सिर्फ सरफेस का जो पानी है जो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है उसको रन ऑफ कहता है, लेकिन अभी हमने इसमें सब सरफेस का पानी भी इंक्लूड किया। असल में रन ऑफ वो पानी है जो हमें मिल रहा है कहाँ पे? रिवर पे मिल रहा है। बारिश से जो पानी हमें रिवर में मिल रहा है उस पानी को हम रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। जो पानी, सर आ रही है। ठीक है, क्लियर। जो पानी हमें रिवर में मिल रहा है बारिश के बाद उस पानी को हम रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, यानी जो रिवर की तरफ आ रहा है, तो ये पानी दो रास्तों से आता है। एक तो जब बारिश होता है तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, इससे आता है। ठीक है, दूसरा इसमें से पानी इससे पहले हमने पढ़ा कि कुछ पानी नीचे जज़ब हो जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इन्फिल्ट्रेशन का पानी आगे जाके दो पोर्शन में बढ़ जाता है। एक पोर्शन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में फैल जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, और एक पोर्शन जो है वो नीचे
ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ जाता है। ठीक है, ये याद है। तो जो पोर्शन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है इसको क्या कहते हैं? रन ऑफ। Interflow. एंटर फ्लो, गुड। इसको एंटर फ्लो या बाज़ औक़ात इसको थ्रू फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, ये एंटर फ्लो का पानी जो है, ये पानी ग्राउंड सरफेस के नीचे लेकिन वाटर टेबल से ऊपर मूवमेंट करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, यानी फैल जाता है ग्राउंड में। और ये पानी भी रिवर या अगर कोई लेक है या कोई ड्रेन है, ये फिर उसमें सीप करता है, उस रिवर में निकल आता है, यानी रिवर के पानी में ये शामिल हो जाता है, जल्दी शामिल हो जाता है क्योंकि ये करीब है। करीब का मतलब है ग्राउंड वाटर टेबल में शामिल नहीं। ठीक है, दूसरा पोर्शन इन्फिल्ट्रेशन का नीचे जाता है जिसको हम परकोलेशन कहते हैं, वो तो किस चीज़ में शामिल हो जाता है? ग्राउंड वाटर टेबल में। ठीक है, ये याद रखिए, ग्राउंड वाटर टेबल का पानी भी रिवर और ओशन में निकल आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद यानी काफ़ी अरसे बाद वो निकल आएगा। आज जो बारिश हुआ इसका पानी नीचे एब्जॉर्ब होगा, ग्राउंड में मोशन करेगा, नीचे जाएगा, डीप जाके वाटर टेबल में शामिल हो जाएगा, और ये वाटर टेबल का पानी भी फिर रिवर वगैरह में निकल आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें टाइम लगता है। लेकिन एब्रप्टली जो आता है, जो सबसे पहले आता है, वो तो सरफेस फ्लो है जो बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के ऊपर आता है। ठीक है, दूसरा ग्राउंड सरफेस के नीचे है लेकिन वाटर टेबल से ऊपर, जिसको हम इंटर फ्लो कहते हैं। इंटर फ्लो का पानी भी रिवर में जल्दी पहुंच जाता है बनिस्बत ग्राउंड वाटर टेबल के पानी का। ठीक है, तो इसी वजह से रन ऑफ में ये दोनों पानी शामिल किए गए हैं, टॉप सरफेस के ऊपर जो जा रहे हैं और जो वाटर टेबल के नीचे जा रहा है, ये दोनों पानी, इनको हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। टॉप सरफेस में जो पानी फ्लो कर रहा है इसको हम बाज़ औक़ात स्ट्रीम फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम फ्लो। तो स्ट्रीम फ्लो भी असल में क्या चीज़ है? ये भी रन ऑफ है। ठीक है, सो द डिस्चार्ज फ्लोइंग इन अ रिवर इज द रन ऑफ फ्रॉम द बेसन ड्रेन बाय द रिवर। यानी किसी रिवर में जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है, डिस्चार्ज तो आप जानते हैं ना, क्यू से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेट सपोज एक बेसन है, आपको नजर आ रहा है डायग्राम? Yes, sir. और इस बेसन में लेट सपोज ये कोई रिवर जा रहा है, यहाँ से टॉप से शुरू है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो ये पानी कहाँ से आया? ये इस पूरे इलाके पे बारिश हुआ। ठीक है, उस बारिश का पानी फ्लो कर रहा है ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी और ग्राउंड सरफेस के नीचे भी, और वो इस रिवर में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो रिवर में जो पानी फ्लो करता है उसकी अगर हम अमाउंट मालूम करें, उसकी क्या चीज़, वेलोसिटी और एरिया को हम अगर मल्टीप्लाई करें, पानी का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी, तो उससे क्या बन जाता है? डिस्चार्ज कहता है, जो हम क्यूबिक मीटर पर सेकंड या क्यूबिक फीट पर सेकंड में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्लो कितना फ्लो है, ज़्यादा है या कम है, वो डिस्चार्ज की यूनिट में हम शो करते हैं। तो ये डिस्चार्ज असल में किस चीज़ से बनता है? ये इसी रन ऑफ से बनता है। समझ आ रही है? तो इसीलिए कहता है 10 डिस्चार्ज, stream flow and runoff are generally used to mean one and the same thing. समझ आ रही है? यानी डिस्चार्ज भी रन ऑफ से बनता है, और जिसको हम स्ट्रीम फ्लो कहते हैं ये भी रन ऑफ का एक पोर्शन है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीन चीज़ें तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम, ये याद रखें, एग्जैक्ट सेम नहीं है, इनकी पर अलग अलग डिफिनीशन है, लेकिन ये तकरीबन सेम इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, स्ट्रीम फ्लो और डिस्चार्ज, ये दोनों रन ऑफ ही से बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा, हम रेनफॉल रन ऑफ प्रोसेस थोड़ा डिस्कस करते हैं, यानी जब बारिश शुरू होती है तो किस तरह प्रोसेस है जिससे रन ऑफ बनता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। ठीक है, तो इसको मैंने बड़े डिटेल के साथ लिखा है, इसको ज़रा रीड करें, देखें। When rain falls, a part of it is intercepted by vegetation. ये हमने पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, इंटरसेप्शन भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक पार्ट है। जब बारिश होती है या स्नोफॉल होती है तो उस वक्त
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, पौधों के पत्तों के ऊपर और तनों के ऊपर रह जाता है, जो जमीन तक नहीं पहुंचता, ठीक है, वो डायरेक्टली फिर वहीं से इवापोरेट होके ऊपर हवा में शामिल हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको इंटरसेप्टेड वाटर कहते हैं। तो जब बारिश होती है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो वेजिटेशन के ऊपर रह जाता है एज एन इंटरसेप्शन वाटर, ठीक है। बाकी क्या है, सम ऑफ इट इज stored in depressions on the ground surface and is known as depression storage, which later either infiltrate or evaporates. अच्छा, अब अगर जमीन पे के ऊपर कुछ डिप्रेशन है, कुछ डिचेस है, तो कुछ पानी उन डिचेस में डिप्रेशन में रह जाता है, ठीक है। कुछ पानी देखे पत्तों के ऊपर रह गया, कुछ पानी डिचेस में रह गया, समझ आ रही है, क्लियर है? Yes. तो जो डिप्रेशन में पानी रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। डिप्रेशन स्टोरेज का जो पानी है ये फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे ग्राउंड में कुछ इन्फिल्ट्रेट हो रहा है और कुछ जब सूरज निकलता है तो इससे इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पानी वक्त के साथ पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नीचे ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और कुछ ऊपर इवापोरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट देखिए, सम ऑफ द रेनफॉल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ व्हिच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन। कुछ पानी बारिश के दौरान जो है वो कुछ पानी सॉइल एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी भी डिस्कस किया, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। एग्जैक्टली, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का पानी जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, और ये जो सॉइल की एब्जॉर्प्शन है या इन्फिल्ट्रेशन रेट है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें टाइप ऑफ सॉइल भी है, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन है, कुछ और भी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नाम बताए थे, लेकिन आपने फिर एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट में। मैंने आपको 3rd असाइनमेंट दी है, ठीक है। उस असाइनमेंट में इन्फिल्ट्रेशन कौन से फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है, पहले वो सारे फैक्टर लिखे जो आपके जहन में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही है जो मैंने बताया, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे नाम लिखे और फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें कि इससे किस तरह इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की, एक इंटरसेप्शन, दूसरा डिप्रेशन स्टोरेज, फिर 3rd पार्ट जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, जिसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन में फिर आपको पता है एक पोर्शन इंटरफ्लो बन जाता है और एक पोर्शन जो नीचे जाता है उसको फिर हम क्या कहते हैं, परकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परकुलेशन के बारे में कहते हैं। इफ द रेन कंटिन्यूज फर्दर द वाटर स्टार्ट्स इन्फिल्ट्रेटिंग टू द वाटर टेबल, ठीक है। जब अगर बारिश ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो फिर वाटर टेबल तक पानी पहुंच जाता है, और जो पोर्शन वाटर टेबल तक पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, परकुलेशन कहते हैं, परकुलेटेड वाटर या परकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ गए? कितने हो गए? वही 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज और इन्फिल्ट्रेशन। फिर आगे देखिए, इफ द रेट ऑफ रेनफॉल exceeds the infiltration rate, then this excess water starts collecting on the surface is surface detention. इस सेंटेंस पे जरा गौर करें, इसका मतलब है कि अगर बारिश का स्पीड ज़्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन का स्पीड कम है, जो अमूमन होता है, इन्फिल्ट्रेशन अमूमन कम होता है स्पीड और बारिश का स्पीड ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, फिर सरफेस के ऊपर यानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस डिटेंशन कहते हैं, सरफेस डिटेंशन। क्लियर है? डिप्रेशन स्टोरेज जी, हेलो, डिप्रेशन स्टोरेज डिप्रेशन किस चीज को कहते हैं, डिचेस वगैरह, जो ग्राउंड सरफेस में डिचेस है या डिप्रेशन है, लोअर एलिवेशन वाले एरियाज है, वैलीज है,
कुछ लेक नुमा शेप है, तो जब बारिश होती है तो उसमें पानी जमा हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सरफेस डिटेंशन समझ गए? सर सर रिपीट करें। देखिए, बारिश हो रही है तो बारिश के दौरान आपको पता है जब बारिश शुरू हो जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है ना साथ में, ठीक है? क्लियर है? ये इन्फिल्ट्रेशन भी शुरू है। अब देखिए दोनों का रेट है, इन्फिल्ट्रेशन का रेट डिफरेंट है और रेनफॉल का रेट डिफरेंट है। रेट मीन स्पीड। अगर इन्फिल्ट्रेशन का स्पीड ज्यादा है, गौर करें सर इस बात को, अगर इन्फिल्ट्रेशन का स्पीड ज्यादा है और रेनफॉल का स्पीड कम है, यानी ऊपर से पानी जो आ रहा है वो स्लो आ रहा है और नीचे ग्राउंड में तेजी के साथ जज़ब हो रहा है, तो फिर आपको सरफेस के ऊपर पानी नजर आएगा? नो सर। नहीं आएगा नजर, ठीक है? क्योंकि जितना पानी आ रहा है जल्दी जल्दी वो नीचे एब्जॉर्ब हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन अगर इसके बरक्स ऊपर से पानी तेजी के साथ आ रहा है, यानी रेनफॉल का स्पीड ज्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन का स्पीड कम है, तो फिर क्या होगा, नीचे पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है जबकि ऊपर से पानी ज्यादा आ रहा है, तो फिर जो रिमेनिंग पानी है जो नीचे एब्जॉर्ब हुआ वो तो चला गया, जो रिमेनिंग है वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर कुछ लम्हे के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए जमा होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? इसको इस लेवल पे, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस डिटेंशन कहते हैं। और ये सरफेस डिटेंशन का पानी कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं, चंद सेकंड्स के लिए जमा हो जाएगा, ठीक है? फिर स्लोप की वजह से फ्लो शुरू करेगा, ठीक है? दिस वाटर फ्लोज ओवर लैंड इन जॉइंट्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एटसेट्रा। दिस फ्लो इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। दैट क्लियर? ये जो चंद सेकंड के लिए पानी रुक गया था सरफेस के ऊपर, ये स्लोप की वजह से फ्लो शुरू किया, ठीक है? और इस फ्लो को अब हम क्या कहते हैं, सरफेस रन ऑफ कहते हैं, ठीक है? अच्छा, the water which infiltrates without joining the water table travel beneath soil layers and joins the stream is called subsurface runoff and is considered as part of surface runoff. समझ आ रही है? अब और करें, जो पानी नीचे ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट हुआ था उसका एक पोर्शन वो है जो वाटर टेबल में शामिल हो गया, दूसरा पोर्शन वाटर टेबल से ऊपर फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है ये भी स्ट्रीम और रिवर वगैरह को ज्वाइन करता है, यानी उनमें फिर सीप करता है, निकल आता है उनमें, ठीक है? तो इस पानी को हम क्या कहते हैं, सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। इसका क्या नाम है, सब सरफेस रन ऑफ। और ये भी कंसिडर होता है किस चीज का पार्ट, रन ऑफ का पार्ट। यानी बाज़ औकात बाज़ बुक्स में ये सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ का कंसेप्ट नहीं है, एक ही कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट क्या है, रन ऑफ, ठीक है? समझ आ रही है? तो फिर उस रन ऑफ में ये दोनों कंसिडर होंगे, यानी सब सरफेस रन ऑफ भी होगा और सरफेस रन ऑफ भी होगा। दैट क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। यानी बाज़ औक़ात हम सब सरफेस रन ऑफ का वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ क्या कहते हैं, सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो ये याद रखें, अगर फिर हम सिर्फ सरफेस रन ऑफ कहते हैं और सब सरफेस का वर्ड यूज नहीं करते तो उस सरफेस रन ऑफ में सब सरफेस का पानी भी इंक्लूड है, यानी वो पूरा पानी जो वाटर टेबल से ऊपर है और रिवर की तरफ आ रहा है वो पूरा पानी फिर सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली सरफेस रन ऑफ वो है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है और सब सरफेस रन ऑफ वो है जो ग्राउंड सरफेस के नीचे लेकिन वाटर टेबल से ऊपर है और वो फ्लो कर रहा है रिवर की तरफ। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? यस।
दोनों पोर्शन आपको क्लियरली समझ आ गए, एक सरफेस के ऊपर है, दूसरा सरफेस के नीचे है, लेकिन दोनों वाटर टेबल से ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई सिर्फ रन ऑफ कहता है, अगर कोई कहता है सिर्फ रन ऑफ, सरफेस और सब सरफेस उसके साथ नहीं है, तो ये याद रखे उस रन ऑफ का मतलब होगा कि इसमें सरफेस रन ऑफ भी है और सब सरफेस रन ऑफ भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ये? यस सर। अच्छा, आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द वाटर विच परकुलेट्स टू द ग्राउंड वाटर टेबल, यानी इन्फिल्ट्रेशन का वो हिस्सा जो ग्राउंड वाटर टेबल तक गया था, नीचे गया था, एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स जॉइंस द रिवर स्ट्रीम इज नोन एज ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो। ठीक है, जो पानी परकुलेशन का पानी है, जो वाटर टेबल तक गया था, इन्फिल्ट्रेशन का वो हिस्सा, ठीक है, वो अब ग्राउंड वाटर टेबल में, यानी ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जिसको हम एक्वेफर कहते हैं, एक्वेफर में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक्वेफर का पानी जो है ये भी रिवर में निकल आता है, ओशंस में निकल आता है। ठीक है, ओशंस के साथ तो सारे एक्वेफर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये पानी जब वाटर टेबल के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं। और हाइड्रोलॉजी का एक अलग ब्रांच भी है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, उसमें सिर्फ ये पानी डिस्कस होता है। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में सिर्फ ये वाटर टेबल वाला पानी जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, और या इसका दूसरा नाम क्या है? बेस फ्लो। दैट क्लियर? बेस फ्लो या ग्राउंड वाटर फ्लो क्लियर हो गया? अब आई थिंक सारे पोर्शंस जो बारिश के बाद जितने भी पोर्शंस बनते हैं वो सारे पोर्शंस आपको क्लियर हो गए। अब इस डायग्राम को जरा देखिए। डायग्राम में अगेन ये सारे पोर्शंस आपको दिखाते हैं। ये देखें, लेट सपोज बारिश हो रही है। ठीक है, ये बारिश के लिए सिर्फ बारिश नहीं है, प्रेसिपिटेशन है, यानी स्नोफॉल या और दूसरा क्या है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रही है तो बारिश का पानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, कुछ लम्हे के लिए ग्राउंड सरफेस के ऊपर जमा होगा। ठीक है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन कम है, अगर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है तो फिर सरफेस के ऊपर जमा नहीं होगा। ठीक है, अगर इन्फिल्ट्रेशन कम है, नीचे इन्फिल्ट्रेट हो रहा है पानी। ठीक है, लेकिन अगर कम इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा वक्त के लिए पानी रुक जाएगा, यानी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। रुकता नहीं है, असल में जमा होना शुरू हो जाएगा। कुछ पानी जमा होता है तो फिर मूवमेंट शुरू करता है। ठीक है, लोअर एलिवेशंस की तरफ स्लोप की वजह से मूवमेंट शुरू करता है। अब जब पानी मूवमेंट करता है तो इस पानी को हम क्या कहते हैं? सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ये सरफेस के ऊपर मूवमेंट करता है। ठीक है, ये सरफेस रन ऑफ का पानी देखिए किस तरफ आ रहा है? लेक, रिवर या पॉन्ड या ओशन, जो भी वाटर बॉडी है उसकी तरफ ये पानी आ रहा है। इज दैट क्लियर? इसको क्या कहते हैं? सरफेस रन ऑफ। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इन्फिल्ट्रेशन की तरफ। जो पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट हुआ था, इसमें देखिए, इसमें एक डीप जाता है जिसको हम परकुलेशन कहते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। ये वाटर टेबल है। ठीक है, वाटर टेबल तक पहुंचता है। इसका दूसरा पोर्शन जो है, ये रेड कलर का लाइन आपको नजर आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है लेकिन ग्राउंड सरफेस के नीचे है और वाटर टेबल से ऊपर है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरफ्लो। ठीक है, ये इंटरफ्लो का जो पानी है इसको अब क्या कहते हैं? सब सरफेस रन ऑफ, क्योंकि ये पानी भी यहाँ रिवर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे निकल करके रिवर में या पॉन्ड में या लेक में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होके सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ, ये कंबाइन करके इसको क्या कहते हैं? सिर्फ रन ऑफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, जो पानी इन्फिल्ट्रेशन से परकुलेशन की तरफ आया था, वाटर टेबल में शामिल हुआ था, वाटर टेबल में मूवमेंट कर रहा है, और अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं। और ये ग्राउंड वाटर फ्लो का जो पानी है ये भी डायरेक्टली इसमें निकल आता है।
ये याद रखे, अगर आपसे कोई पूछे और आपको पता है ड्राई ग्राउंड सरफेस पे जहाँ पे आप मौजूद है, यहाँ पे वाटर टेबल आपके नीचे है ना, ग्राउंड सरफेस के नीचे है, ठीक है। किसी जगह में कम डेप्थ पे है, किसी जगह में ज्यादा डेप्थ पे है, ठीक है। क्लियर है ये वाटर टेबल? जी सर। ठीक, वाटर टेबल जानते हैं क्या मतलब है वाटर टेबल? वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल वाटर लेवल का क्या मतलब है कि पूरा वाटर है बस, इसमें और कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वाटर है। सॉइल भी होगा। सॉइल भी है, लेकिन नो सर, और भी सॉइल के अंदर जो वर्ड्स है वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है, इसमें एयर नहीं है। यहाँ पे सॉइल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है, और यहाँ पे जो सॉइल है ये कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर नहीं है। इसको बाजों का अनसैचुरेटेड जोन कहते हैं और इसको सैचुरेटेड जोन कहते हैं। दैट क्लियर? जी सर। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर है, इस रिवर में वाटर टेबल कहाँ पे होगा? रिवर में वाटर टेबल यानी रिवर का बेड होगा या बेड से नीचे होगा या कहाँ पे होगा? तो आप क्या कहेंगे, आपके ख्याल में वाटर टेबल कहाँ पे होगा? सर बेड से नीचे जब पूरा वाटर उसमें मौजूद हो। नो, रिवर में वाटर रिवर खुद टेबल, वाटर टेबल है। रिवर का जो सरफेस है यही वाटर टेबल है, ये याद रखिए। रिवर का सरफेस आपको नजर आ रहा है या फिगर में? ये वाटर टेबल है, जी सर। ठीक है। यानी ग्राउंड का वाटर टेबल और रिवर का सरफेस ये आपस में इक्वल है, बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाटर टेबल का जो पानी है ये इस रिवर में शामिल होता है। समझ आ रही है? वाटर टेबल का पानी इसमें शामिल हो गया या शामिल हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगर वाटर टेबल वाला पानी यहाँ पे निकल आएगा, यहाँ पे शामिल हो रहा है और फिर रिवर में फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस फ्लो कहते हैं। इसको हम बेस फ्लो कहते हैं। बेस फ्लो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि आपने रिवर्स देखे हैं, कोई नेचुरल रिवर देखा है? तोआत रिवर या काबल रिवर यहाँ पे जो चारसदा में आए, देखा है कभी? जी सर। इसमें अगर बारिश होता है तो सिर्फ पानी आता है या इसमें हर वक्त पानी होता है? सभी हर वक्त होता है, वो उसमें बहता हर रहता है। हर मौसम में इसमें पानी बहता रहता है। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये वाटर टेबल से आता है। अगर बारिश होता है फिर तो ठीक है, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ का पानी भी इसमें शामिल हो जाता है, तो बारिश की वजह से इसका लेवल फिर बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बारिश नहीं है, बिल्कुल ड्राई सीजन है, फिर भी इसमें पानी फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है? तो ये पानी क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये वाटर टेबल का पानी इसमें निकल आया है और वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर बारिश नहीं है और ड्राई सीजन है, कम पानी है किसी रिवर में, तो इसको बेस फ्लो कहते हैं। इस रिवर का ये क्या है? बेस फ्लो है। बेस फ्लो मीन कि ये वाटर टेबल का पानी इसमें फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर बारिश हो जाता है तो फिर उसका लेवल बढ़ जाता है। तो यानी इसका मतलब है कि इसमें बेस फ्लो तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें वो बारिश का पानी सरफेस रन ऑफ के जरिए और सब सरफेस रन ऑफ के जरिए वो भी पहुंच गया, तो अब लेवल बढ़ गया। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। तो अगर ड्राई सीजन में किसी रिवर में पानी बह रहा है तो ये किस वजह से होता है? वाटर टेबल की वजह से होता है, और इसको बेस फ्लो कहते हैं। अगर कोई रिवर ड्राई सीजन में खत्म हो जाता है, यानी जिस तरह हमारे फड़ है, फड़ आपने देखे हैं, फड़ में सिर्फ बारिश का पानी आता है, हमेशा उसमें पानी नहीं होता, ठीक है। बारिश होती है तो फिर उसमें पानी आ जाता है, बारिश नहीं है तो बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें वाटर टेबल का पानी नहीं आ रहा है, इसमें बेस फ्लो नहीं है, इसमें सिर्फ सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ तो सिर्फ बारिश के बाद आते हैं, तो इस वजह से फड़ में पानी भी बारिश के बाद आते हैं। समझ आ रही है? क्लियर हो गया ये? जी सर।
जी सर। Yes, sir. आगे जाते हैं, यही रेनफॉल रन ऑफ प्रोसेस को अब समराइज करते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। सो दस रन ऑफ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस। अब इसको समराइज करते हैं, ये एक्चुअली 4 है लेकिन इसको 3 इसलिए कहते हैं कि ये जो यहाँ पे सरफेस रन ऑफ लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ सरफेस रन ऑफ नहीं है, इसमें सब सरफेस रन ऑफ भी इंक्लूडेड है, ये याद रखिए, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, 3 पोर्शंस। 3 पोर्शंस में नंबर 1 क्या है, सरफेस रन ऑफ, नंबर 2 है बेस फ्लो, इन नंबर 3 है डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ओवर द रिवर स्ट्रीम। ये असल में अगर आप गौर करें, रिवर में जो पानी बह रहा है जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं, ये डिस्चार्ज असल में इन 3 चीजों से बनता है। इज दैट क्लियर? कितनी चीजों से बनता है, 3 पोर्शन से बनता है। एक को कहते हैं सरफेस रन ऑफ या सिर्फ रन ऑफ, जिसमें सरफेस भी है और सब सरफेस भी है। दूसरा है बेस फ्लो जो वाटर टेबल का पानी है, और तीसरा पोर्शन है रिवर के ऊपर भी बारिश होता है ना, तो बारिश होती है किसी इलाके में तो रिवर के ऊपर भी हो रहा है, तो उससे भी पानी रिवर में आ रहा है, समझ आ रही है? तो ये 3 चीजें हैं जो रिवर में डिस्चार्ज काज करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So the first factor is important for the maximum flow of the river, while the second factor is important for the minimum flow of the river. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट फैक्टर है ये वाला सरफेस रन ऑफ या सिर्फ रन ऑफ, जिसमें सरफेस और सब सरफेस दोनों है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है किस चीज के लिए, मैक्सिमम फ्लो। जब किसी रिवर में मैक्सिमम फ्लो आता है, जब फ्लड आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा पोर्शन है, रन ऑफ वाला पोर्शन है, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ वाला पोर्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम फ्लो नहीं है, नॉर्मली ड्राई सीजन में जो रिवर में फ्लो है अगर वो है, तो इस वो कौन से फैक्टर की वजह से है, वो बेस फ्लो की वजह से है, तो इसमें बेस फ्लो पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो है यानी डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ओवर द रिवर, वो जो है वो नेग्लिजिबल है। इन दोनों के निस्बत में ये थर्ड जो है नेग्लिजिबल है, समझ आ रही है? तो इसीलिए ये थर्ड वाला जो है इसको अमूमन कैलकुलेट नहीं करते, इसको इग्नोर करते। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि अगर आप गौर करें, वो पूरा इलाका जिससे रिवर में पानी आ रहा है उसका एरिया देके और रिवर का सरफेस एरिया देके, तो रिवर का सरफेस एरिया उस इलाके के निस्बत से बहुत कम है, तो इस वजह से इस पे जो पानी डायरेक्ट आता है प्रेसिपिटेशन से वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू द सरफेस रन ऑफ एंड सब सरफेस रन ऑफ एंड बेस फ्लो, देयरफॉर दिस कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन जो है ये कैलकुलेशन में अमूमन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इज दैट क्लियर? सर लेकिन लेवल ऑफ वाटर तो बढ़ रहा है ना इसमें भी। लेवल ऑफ वाटर बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है ना, बाकी पानी बहुत ज्यादा है। अब देखिए पूरे स्वात और हमारे जो पूरे शमाली इलाका जात है वो बहुत बड़ा एरिया है, उस पूरे एरिया पे पानी और है, और उसके निस्बत में आप सिर्फ रिवर सुवात का एरिया देख रहे हैं, तो रिवर सुवात का एरिया एक थिन लाइन होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो थिन लाइन पे कितना पानी आएगा, पूरे एरिया पे बहुत ज्यादा पानी आता है, उस लाइन पे थोड़ा पानी आता है, तो इस वजह से उसको कैलकुलेट नहीं करते, कैलकुलेशन की आसानी के लिए उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट इतना नहीं है। इज दैट क्लियर? जी सर। इफेक्ट है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इफेक्ट है लेकिन मिनिमम इफेक्ट है, कम इफेक्ट है, तो इस वजह से उसको इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन की आसानी के खातिर, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो ये था कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ। तो इससे असल में हमारा मकसद क्या है ये सारी चीजें डिस्कस करने का, पता है, आइडिया है?
जी सर, क्योंकि वाटर यानी डील करता है हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है उसका इफेक्ट होता है हर चीज पर वाटर का, तो इस हमारा वजह से इसको हमारा जो हाइड्रोलॉजी में जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम रिवर का डिस्चार्ज मालूम कर सके। ये याद रखें, रिवर का डिस्चार्ज मालूम कर सके। अभी कितना है, 5 साल बाद कितना होगा, अगले साल कितना होगा, 10 सालों बाद कितना होगा, प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये डिस्चार्ज किन चीज़ों से बनता है ये हमने डिफाइन किया कि ये डिस्चार्ज इन चीज़ों से बनता है। ठीक है, अगर हमें उनका बेस पता हो कि ये डिस्चार्ज का पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है तो फिर हम सही तरीके से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से हमने ये डिस्कस किया। हमारा मेन फोकस है रिवर का डिस्चार्ज मालूम करना। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम वो उसकी तरफ आएंगे कि रिवर का डिस्चार्ज किस तरह मालूम करेंगे और असल में क्यों मालूम करते हैं रिवर का डिस्चार्ज। ये फ्लड्स के लिए, अभी भी आजकल भी फ्लड्स का बहुत ज़्यादा खतरा है, इनके लिए पहले से प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, या अगर कोई डैम बन रहा है तो उसके लिए वाटर का अमाउंट मालूम करना पड़ता है। ठीक है, कोई ब्रिज बन रहा है तो उसके लिए रिवर का मैक्सिमम फ्लड लेवल कहाँ तक आ सकता है ये आपने प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, रन ऑफ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब आगे जाते हैं, रन ऑफ वो कौन से फैक्टर है जिससे अब रन ऑफ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर रन ऑफ ज़्यादा होगा, कम होगा, तो इससे करस्पॉन्डिंगली क्या ज़्यादा होगा, कम होगा, रिवर में पानी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो अब कौन से फैक्टर है जिससे रन ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सो वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाए गए हैं। एक कैटेगरी है प्रेसिपिटेशन के हवाले से और दूसरी कैटेगरी है ड्रेनेज बेसन के हवाले से। ड्रेनेज बेसन आप जानते हैं? ड्रेनेज बेसन सर वो जो टैंक में पानी हो। जी, क्या बताएं जरा। अच्छा सुने, ड्रेनेज बेसन को वाटरशेड एरिया भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। ये याद रखें, ये 3 नाम है, ड्रेनेज बेसन, वाटरशेड एरिया, कैचमेंट एरिया। समझ आ रही है? लेट सपोज कोई रिवर है, ये रिवर है, लेट सपोज रिवर काबुल है। ठीक है, ये ऊपर काबुल की तरफ से आ रहा है, यहाँ के पीके में गुजर करके दरिया सिंध में फिर शामिल हो जाता है। ठीक है, अब इस रिवर में लेट सपोज हमारा जो काम है, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा कोई ब्रिज बन रहा है या कोई डैम बन रहा है। ठीक है, लेट सपोज वो यहाँ पे बन रहा है। समझ आ रही है? ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नजर आ रहा है सबको? जी सर। इस रिवर में ये पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ रही है? अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये एरिया है। ठीक है, रिवर का ये पोर्शन है। लेट सपोज यहाँ पे डैम बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, या यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हम अगर एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस रिवर में यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो किन किन इलाकों का पानी है। समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो इस करीबी एरिया से भी यहाँ पे शामिल हो जाता है, यहाँ से भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इस साइड से भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ का पानी इसमें नहीं आ रहा है, वो नहीं आगे जाके इसी रिवर में जा रहा है, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट पॉइंट तक नहीं आ रहा है, वो नीचे जा रहा है। समझ आ रही है?
अब वो पानी, यहाँ का पानी भी लेट सपोज इसी रिवर की तरफ आ रहा है, यहाँ का पानी भी आ रहा है, यहाँ का पानी भी आ रहा है, यहाँ का पानी भी आ रहा है। ये सारे आप मालूम कर सकते हैं किस चीज़ से? ये आप कंटूर मैप से मालूम कर सकते हैं। गूगल अर्थ अगर आप देखेंगे तो उससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस रिवर में कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। यानी अगर पहाड़ है उसके स्लोप, ये देखिए यहाँ पे लेट सपोज इस किस्म का पहाड़ है, तो पहाड़ के इस साइड का पानी इस रिवर की तरफ आ रहा है, जबकि ये जो पानी है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम एक लाइन इस तरह ड्रा करते हैं। ये देखिए ये लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया का पानी जो है वो इस रिवर में शामिल होके हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आ रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? जी सर। तो अब इस पूरे एरिया को, जिससे मैंने लाइन खींच लिया, इस पूरे एरिया को इस रिवर का क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। यानी इस पूरे एरिया का पानी ड्रेन हो रहा है। किस तरफ? रिवर की तरफ ड्रेन हो रहा है, इस रिवर की तरफ ड्रेन हो रहा है। ठीक है, इस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। और इस पूरी एरिया को वाटरशेड एरिया भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हो गया ये या नहीं? सर ये कौन सा वाटर होगा ये जो रिवर में आ रहा है? हर जोन सा भी हो, बारिश का हो ये? बारिश का पानी। ठीक है, इस पूरे इलाके में जिस जगह पे भी बारिश हो रहा है, फर्ज करें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा पानी किस तरफ जा रहा है? रिवर की तरफ जा रहा है, इस रिवर की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से इस पूरे एरिया को मैं क्या कहता हूँ? ड्रेनेज बेसिन। अगर फर्ज करें यहाँ पे बारिश हो रहा है और वो पानी इस रिवर में नहीं आ रहा है, तो ये लाइन फिर इससे इस तरफ होगा। ठीक है, अगर वो पानी इसमें आ रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? तो वो पूरा एरिया, ड्रेनेज बेसिन का मतलब है वो पूरा एरिया जिसका पानी इस रिवर की तरफ आ रहा है, इसको हम इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, आसान कर दे, अपने घर का मिसाल लें। फर्ज करें आपके घर में एक पाइप एक दीवार की तरफ है, जबकि दूसरा पाइप ड्रेनेज के लिए दूसरे अपोजिट दीवार की तरफ है। ठीक है, एक रास्ते की तरफ है, दूसरा दूसरे रास्ते की तरफ है। ठीक है, फर्ज करें बारिश होती है तो कुछ पानी एक पाइप की तरफ आ रहा है, कुछ पानी दूसरे पाइप की तरफ आ रहा है। दोनों पाइपों का मतलब है आपके घर का पानी ड्रेन करना। ठीक है, समझ आ रही है? तो जितने एरिया से पानी पाइप नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं वो पाइप नंबर 1 का ड्रेनेज एरिया है। जितने एरिया से पाइप नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं वो पाइप नंबर 2 का ड्रेनेज एरिया है। फर्ज करें आपके घर में एक ही पाइप है, पूरे घर का पानी उस एक पाइप की तरफ जा रहा है, तो फिर उस पूरे घर को फिर ड्रेनेज एरिया ऑफ दैट पाइप कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए? जी सर। ठीक है, तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फैक्टर है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश की कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा है इस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक, जिस एरिया से पानी आ रहा है उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अब प्रेसिपिटेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जिस तरह आपने पहले भी डिस्कस किए थे। नंबर 1 है टाइप या फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है या रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, या हेल स्टॉर्म हो रहा है। तो हर एक के लिए रन ऑफ डिफरेंट होगा, हर एक के लिए रन ऑफ डिफरेंट होगा। समझ आ रही है? क्योंकि अगर रेन है तो उसका रन ऑफ डायरेक्टली बनेगा, रन ऑफ तेजी के साथ आएगा। ठीक है, अगर स्नो है तो फिर उसका डायरेक्ट रन ऑफ नहीं बनता, जल्दी रन ऑफ नहीं बनता, जल्दी रिवर की तरफ पानी नहीं आएगा। स्नो जो है वो स्टोर हो रहा है पहाड़ों के ऊपर, और फिर वो गर्मियों के मौसम में पिघल करके रिवर की तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? जी सर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के हवाले से अब हम रन ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है?
टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन से यहाँ पे मतलब असल में क्या है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जितने फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकती है वो सारे फॉर्म्स, ठीक है। वो फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, 5-6 फॉर्म्स थे, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेल है, ठीक है, बाकी भी है ड्रिजल और वो, लेकिन इनमें जो मेजर है, जो मेजर प्रेसिपिटेशन है वो कौन से है, वो दो है, एक रेनफॉल है, दूसरा स्नोफॉल है, बाकी इतने नहीं है, बाकी कम है। तो इस वजह से अमूमन इन दो को ही हम मेजर करते हैं और इन दो के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब हम इन दोनों देखते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेशन यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। इफ द प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट विल इमीडिएटली प्रोड्यूस रन ऑफ। ये क्लियर है ये पॉइंट, इट विल इमीडिएटली प्रोड्यूस रन ऑफ। Rain will immediately produce runoff, while snow will produce runoff at a slow and steady rate. Clear है? बारिश की वजह से जो रनऑफ है वो जल्दी आएगा, यानी रिवर में डिस्चार्ज तेजी के साथ बढ़ेगा, ठीक है, जबकि स्नो की वजह से स्लो एंड स्टीडी रेट के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्रेसिपिटेशन। दूसरा है रेन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन रेन स्पीड, समझ आ रही है। अब आप दोनों जरा इसको छोड़े, इसको पढ़ने से पहले जरा आप जहन में लाए स्पीड ऑफ रेनफॉल। अगर स्पीड ज्यादा है तो आपके ख्याल में रन ऑफ तेजी के साथ आएगा या स्लो आएगा? ज्यादा आएगा, तेज आएगा सर, तेज क्यों आएगा? क्योंकि उधर वाटर रेनफॉल से ज्यादा आ रहा है, तो तेजी से ये रन ऑफ भी ज्यादा होगा। देखिए, पानी तेजी के साथ आ रहा है जबकि इन्फिल्ट्रेशन स्लो है, ठीक है, तो पानी नीचे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ज्यादा पानी सरफेस रन ऑफ बन रहा है। ज्यादा पानी सरफेस रन ऑफ बनेगा तो तेजी के साथ रिवर की तरफ आएगा, क्योंकि जो पहले पानी रिवर की तरफ पहुंच रहा है वो सरफेस रन ऑफ है, समझ आ रही है। तो रेन इंटेंसिटी हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन रन ऑफ। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस, द रन ऑफ इंक्रीजेस रैपिडली, समझ आ रही है, runoff increases rapidly. For example, if the intensity is increased 4 times, the runoff may increase 9 times or so, ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड ये होता है कि एक चीज डबल हो जाता है तो दूसरा चीज भी डबल हो जाता है, नहीं, ये इस तरह है कि अगर रेन इंटेंसिटी डबल हो जाती है तो हो सकता है जो रन ऑफ है वो 4 टाइम बढ़ जाए या 5 टाइम बढ़ जाए या 6 टाइम बढ़ जाए, समझ आ रही है। तो इसमें रैपिड इंक्रीज आता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है रेन इंटेंसिटी वाला पॉइंट? सर ये इन्फिल्ट्रेशन की वजह से डबल यानी ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, और इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तेजी के साथ पानी आ रहा है। इन्फिल्ट्रेशन तो टाइम लेता है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तेजी के साथ पानी आ रहा है तो तेजी के साथ फ्लो होगा, समझ आ रही है, तेजी के साथ सरफेस के ऊपर फ्लो होगा और रिवर की तरफ पानी जाएगा। तो इस किस्म की हालत में फिर फ्लड्स आने के खतरे ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बरक्स अगर हम देखें, अगर इतने ही पानी का बारिश हो रहा है जितना तेज बारिश, लेट सपोज तेज बारिश है 15 मिनट का, ठीक है, तो उससे ज्यादा रन ऑफ बनेगा। इससे लेट सपोज जितना पानी आया यही पानी, इसी पानी का बारिश है, लेट सपोज वो 4 घंटों का बारिश है, ठीक है, लेकिन उसका रेट स्लो है, स्लो बारिश हो रहा है 4 घंटों का, समझ आ रही है। पानी दोनों से सेम आया, वो 15 मिनट से जितना पानी आया था 4 घंटों से भी इतना ही पानी आया, लेकिन ये 4 घंटों का स्पीड कम है, 15 मिनट वाले का स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कौन से बारिश से रन ऑफ ज्यादा बनेगा, स्लो से या तेज से? सर ये तेज से हो, उसमें इन्फिल्ट्रेशन कम होगी तो इस वजह से ज्यादा। तेज से इन्फिल्ट्रेशन कम होगी तो इस वजह से जो रन ऑफ है वो जल्दी आएगा, यानी फ्लड जल्दी इंक्रीज होगा। लेवल जो है रिवर का जो सरफेस है वो तेजी के साथ ऊपर जाना शुरू करेगा और फ्लड आने का खतरा है। जबकि 4 घंटों का जो बारिश है वो स्लो हो रहा है
ठीक है, इंटेंसिटी कम है तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, तो इतना पानी रिवर की तरफ नहीं बचेगा, रिवर की तरफ पानी बहुत कम आएगा। इज दैट क्लियर? इंटेंसिटी का ये रोल है। दूसरा इसी तरह का ड्यूरेशन का भी रोल है, जिस तरह अभी मैंने ड्यूरेशन इंटेंसिटी में जो एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल आप ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी goes on reducing during the storm. समझ आ रही है? Till it attains a constant value. If the infiltration is less, the surface runoff will be more. In some cases, a longer duration rain may produce considerable runoff even when the intensity is mild. अब यहाँ पे ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, ये देखें, समझ आ रही है? अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, ठीक है, तो फिर एक और मसला है कि आपको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी स्टार्ट में ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट होती है, ठीक है, लेकिन जब वक्त गुजरता है, बारिश का ड्यूरेशन ज़्यादा है, टाइम गुजरता है, तो ग्राउंड जो है वो वेट हो जाता है, और वेट ग्राउंड में फिर इन्फिल्ट्रेशन बहुत मिनिमम होती है, कम होती है, ठीक है, हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर बारिश का ड्यूरेशन बढ़ गया तो फिर भी चांसेस ज्यादा है, बाज़ सिचुएशन में फिर भी रन ऑफ के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। क्यों ज्यादा चांसेस है? क्योंकि उस केस में फिर इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया। अगर इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया तो फिर ज्यादा पानी आ रहा है रिवर की तरफ। इज दैट क्लियर? क्लियर है? जी सर। तो क्या करेंगे, ये याद रखें, एक कांस्टेंट रूल है, जब आप एक फैक्टर डिस्कस करते हैं तो उस वक्त आप बाकी जो फैक्टर्स है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है, ये नेचुरल फिनोमेनास है, इस पे एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जिस फैक्टर को आप डिस्कस करते हैं उसको आप वेरी करेंगे, ठीक है, जबकि उस वक्त आप कंसिडर करेंगे कि बाकी सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस फैक्टर का इफेक्ट क्या है। इज दैट क्लियर? जिस तरह अगर आप रेन इंटेंसिटी डिस्कस करते हैं तो रेन इंटेंसिटी के दौरान आप बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे। मैंने एग्जांपल में गलती की कि मैंने ड्यूरेशन को डिफरेंट रखा, ड्यूरेशन आप सेम रखेंगे, सिर्फ इंटेंसिटी, यानी 1 घंटे का 2 बारिशें हो रही है, एक बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरे बारिश की इंटेंसिटी कम है, तो किस बारिश से रन ऑफ ज़्यादा बनेगा? ज़्यादा इंटेंसिटी वाले से, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ इंटेंसिटी कम ज़्यादा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल की जब आप बात करते हैं तो 2 बारिशें हैं, दोनों बारिशों के अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, इंटेंसिटी सेम है, एक की ड्यूरेशन कम है, दूसरे की ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो किस से रन ऑफ ज़्यादा आएगा? ज़्यादा ड्यूरेशन वाले से रन ऑफ ज़्यादा बनेगा। इज दैट क्लियर? सर जब ये ड्यूरेशन ज्यादा होगी तो हो सकता है कि वो वाटर भी ज्यादा है रेनफॉल की वजह से। नहीं, मैं जब आप ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल डिस्कस कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन के लिए 2 रेनफॉल उठाएंगे, ठीक है। दोनों रेनफॉल की अमाउंट ऑफ रेन यानी अमाउंट ऑफ वाटर और इंटेंसिटी आप सेम कंसिडर करेंगे। फर्ज करें सेम अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है और इंटेंसिटी भी सेम है, लेकिन एक का ड्यूरेशन 1 घंटा है और दूसरे का ड्यूरेशन 4 घंटे, सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा, 4 घंटों में ज्यादा। अगर इंटेंसिटी हम सेम रखेंगे तो अमाउंट ज्यादा होगा, 4 घंटों वाले का अमाउंट ज्यादा होगा, तो इस वजह से रन ऑफ भी ज्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि जिस ग्राउंड पे बारिश हो रहा है वो ग्राउंड किस सूरत में है, किस हालत में है, वो ड्राई है या वेट है। समझ आ रही है? अगर ड्राई ग्राउंड पे बारिश शुरू हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इस वजह से रन ऑफ ज्यादा नहीं आएगा। यही सेम बारिश अगर वेट ग्राउंड पे हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, तो फिर रन ऑफ ज्यादा बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? 2 किस्म की सिचुएशन है। सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि सॉइल में मॉइस्चर कम है या ज्यादा है, ठीक है, यानी वेट है या ड्राई। तो इसका मतलब ये है
कि अगर लॉन्गर ड्राई पीरियड के बाद बारिश, चाहे ज्यादा बारिश, तेज बारिश भी हो रही है, फिर भी ज्यादा खतरा नहीं है फ्लड आने का, रन ऑफ ज्यादा नहीं आएगा। समझ आ रही है? लेकिन जब वेट सीजन के बाद बारिश होगी, चाहे कम बारिश भी है, फिर क्या होगा? फिर फ्लड आने के खतरे ज्यादा है वेट सीजन के बाद। यानी अभी वेट सीजन गुजर गया और फिर बारिशें शुरू हो गई, तो फिर फ्लड आने के खतरे ज्यादा है। हमारे यहाँ फ्लड्स किस मौसम में आते हैं? गर्मियों में आते हैं या सर्दियों में? गर्मियों में से। गर्मियों में क्यों आते हैं? इसके चंद वजूहात हैं। इनमें से एक वजह ये भी है कि इससे पहले इस पूरे बेसन एरिया पे क्या गुजरा है? सर्दी का मौसम गुजर गया, तो सर्दी की वजह से ये जो ग्राउंड है ये वेट है। समझ आ रही है? तो वेट ग्राउंड, अब इस पे जब गर्मियों में बारिश आ रही है तो इसमें अब इन्फिल्ट्रेशन कम हो रही है, तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा रिवर की तरफ आ रहा है। ठीक है। दूसरा इसका ये भी रीज़न है कि सर्दियों में बर्फबारी हुई है, वो बर्फबारी सर्दियों में तो नहीं पिघलता, मेल्ट नहीं होता, सर्दियों में पड़ा रहता है, लेकिन जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी पिघल करके रिवर की तरफ आ रहा है, तो वो पानी भी, इसकी वजह से भी फ्लड का खदशा और बढ़ जाता है। ठीक है। तो सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी का मतलब ये है, द रन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द सॉइल मॉइस्चर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द रेनफॉल। ठीक है। If a rain occurs after a long dry spell of time, the soil will be dry and it can absorb huge amounts of water, and thus even intense rain may fail to produce any appreciable runoff. Clear हो गया? Dry spell of time के बाद। ठीक है। On the other hand, if the rain occurs after a long rainy season, यानी इससे पहले भी बहुत सारी बारिशें हुई है और फिर बारिश होती है, the soil will be already wet and there will be very less infiltration, and even a low intensity rain may produce considerable runoff, which sometimes might result in a disastrous flood. Clear है? ठीक है। ये जी सर। स्पीकर ऑफ करें, किसका स्पीकर ऑन है? माइक ऑफ करें प्लीज। ठीक है, माइक ऑन है। सर आपकी तरफ शोर है, इधर नहीं। अच्छा ठीक है, पता नहीं नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रेनेज बेसन था। ठीक है। अब ड्रेनेज बेसन की शेप और साइज और एरिया और एलिवेशन और टाइप और ये सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती है रन ऑफ, सिर्फ बारिश पे डिपेंड नहीं करती, यानी एरिया पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। नंबर 1, साइज ऑफ द बेसन। ठीक है। साइज ऑफ द बेसन वेरी क्लियर है। अगर बेसन एरिया ज्यादा है, बड़ा बेसन है, तो उससे रन ऑफ भी ज्यादा आएगा। ठीक है। अगर बेसन एरिया कम है तो उससे रन ऑफ भी कम बनेगा। समझ आ रही है? If the area of basin is large, the total flow will take। अच्छा, इसमें अब एक और हवाले से बताया गया है, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। देखें, ये मैंने जिस तरह कहा ये अपोजिट है, इसका अपोजिट है। ठीक है। साइज ऑफ द बेसिन, मैंने कहा कि अगर साइज बड़ा है तो पानी ज्यादा होगा उसका। ठीक है। लेकिन हम पानी ज्यादा या कम की बात नहीं कर रहे, पानी जल्दी पहुंचेगा रिवर तक या देर पहुंचेगा, ये बात है। ठीक है। सो अगर एरिया, बेसिन एरिया बड़ा है, लार्ज है, ठीक है, तो लार्ज एरिया का पानी जो है रिवर तक पहुंचने में टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है। समझ आ रही है? क्लियर है? हेलो, जी सर क्लियर है। आवाज आ रही है? लार्ज एरिया का पानी रिवर तक या हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने में टाइम लेगा, तो इस वजह से
फ्लड आने के खतरे नहीं है अगर लार्ज बेसन है। याद है कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, फर्ज करें एक बेसन इतना है, ठीक है, और दूसरा बेसन इतना है। यहाँ गौर करें, इसमें ये रिवर है और इसमें ये रिवर है और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो अब इस एरिया पे बारिश होता है तो इस पूरे एरिया का पानी बहुत जल्दी एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। जबकि एक लार्ज एरिया है तो उस लार्ज एरिया में यहाँ का पानी पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि इस करीबी एरिया का पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये पहुंच जाएगा, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से निकल जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पानी पहुंचेगा, फिर ये भी निकलेगा, फिर ये वाला पानी पहुंचेगा, ये भी निकलेगा, ठीक है। तो ये पानी पहुंचेगा, ये भी निकलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि बैक वक्त ज्यादा पानी नहीं आएगा। जब बैक वक्त ज्यादा पानी नहीं आएगा तो फ्लड आने का खतरा इसमें नहीं होगा। जबकि अगर छोटा बेसन है तो पूरे एरिया का पानी शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी एक वक्त में पहुंच जाएगा और फिर यहाँ पे फ्लड आने का खतरा है। दैट क्लियर? सर तो फ्लड को कंट्रोल या रोकने के लिए बेसन साइज बड़ा होना चाहिए। बेसन साइज ये तो नेचुरल चीज है ना, बेसन साइज तो आप बड़ा या कम नहीं कर सकते, वो पहाड़ होते हैं, पहाड़ पानी कंट्रोल करती है, समझ आ रही है। लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि अगर बेसन छोटा है तो इसका मतलब है अगर वहां पे बारिश ज्यादा होती है, बारिशें ज्यादा होती है तो फिर पानी जल्दी पहुंचेगा हमारे पॉइंट तक। ये जरूरी नहीं है पूरे रिवर में, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे पॉइंट तक बहुत जल्दी पानी पहुंचेगा तो वहां पे फ्लड आने का खतरा है। अगर उस पॉइंट का जो बेसन है वो ज्यादा बड़ा है तो वहां तक पहुंचने में ये फैक्टर सिर्फ साइज के हवाले से है, ठीक है, बाकी फैक्टर हमने डिस्कस नहीं किए, सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। तो साइज के हवाले से फिर पानी जल्दी नहीं आएगा तो फिर फ्लड आने का खतरा नहीं। इज दैट क्लियर? बाकी फैक्टर मैंने फिलहाल इग्नोर किए, सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। एक फैक्टर नहीं होता ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। शेप समझ गए? सर तो हमें यानी क्या क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा हूँ ना कि हमें क्या करना चाहिए इस फ्लड को कंट्रोल या रोकने के लिए। देखिए अभी हम कंट्रोल की तरफ नहीं जा रहे हैं ना, फिलहाल कंट्रोल को फिलहाल जहन से निकालें। अभी आप बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आप थोड़ा आइडिया गेन करें कि क्या कौन सा चीज़ है जिससे बढ़ रहा है, जिससे कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें। कंट्रोल तो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर है, एक चीज़ नहीं है। और अगर हम सारी चीज़ें अभी कंट्रोल की बात करते हैं तो वो सारे कम्प्लेक्स फिनोमेना बन जाएगा। कम्प्लेक्स फिनोमेना फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको क्या कहता हूँ, जब मैं एक फैक्टर डिस्कस करता हूँ तो उस वक्त सारी चीज़ें तमाम फैक्टर में कांस्टेंट रखता हूँ, तब आपको उस एक फैक्टर का पता चलेगा। समझ आ रही है? क्लियर जी है? सर। कंट्रोल बहुत आगे की बात है, वो फिलहाल छोड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट है शेप ऑफ द बेसन। बेसन का जो शेप है, अमूमन जो शेप ऑफ द बेसन है ये दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं फेन शेप बेसन या कैचमेंट, ठीक है, दूसरे को कहते हैं फर्न लीफ शेप कैचमेंट, ठीक है। ये दो ये फेन जो है ये हमारा जो रूफ फेन है उसकी एग्जांपल है। रूफ फैन यानी इस किस्म का। लेट सपोज हमारा ये एरिया है, कैचमेंट एरिया है, और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ये है, ठीक है, और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जो पानी है वो इन तमाम एरिया से स्ट्रीम्स में इस तरह आ रहा है। देखें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रहे हैं। हेलो, तो ये क्या चीज बन रहा है, ये शेप आप देखें, ये शेप तकरीबन इस तरह, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, तकरीबन इस तरह होगा, ठीक है। ये तकरीबन जो हमारा रूफ फैन है इसकी तरह बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? फैन शेप कैचमेंट एरिया, फैन शेप कैचमेंट एरिया, ठीक है। दूसरा जो है ये फन लीफ शेप है। ये एक लीफ पत्ते की तरह है, तकरीबन एक पत्ता, ठीक है, जो पौधे का पत्ता होता है, अगर उसकी तरह शेप है उसमें लेट सपोज ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है।
तो ये रिवर है, इस रिवर में देखिए स्ट्रीम सारे आ रहे हैं, ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है, इन तमाम स्ट्रीम्स के पानी रिवर में शामिल हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है? हेलो, समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल ये है, Yes. सिंपल ये है कि एक केचमेंट ऑलमोस्ट सर्कुलर है, राउंड शेप का है, और दूसरा थोड़ा लेंथ वाइज ज्यादा है। समझ आ रही है? तो दूसरे को क्या कहते हैं? फर्न लीफ शेप। ठीक है, हम अमूमन ये दो शेप होते हैं, तो हम इनके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा केचमेंट इस किस्म का है तो फिर क्या सिचुएशन होगी रन ऑफ की, और अगर केचमेंट इस किस्म का है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। इज दैट क्लियर? तो अब इन दो शेप को देखें और गौर करें, दोनों पे लेट सपोज सेम बारिश होती है, यानी सेम ड्यूरेशन और सेम इंटेंसिटी वाला बारिश, तो नंबर 1 में क्या सिचुएशन होगी फेन वाले में, और नंबर 2 फर्न लीफ शेप में क्या सिचुएशन होगी। अब क्या कहते हैं, किस में फ्लड आने के चांसेस ज्यादा है? सर ये लीफ वाले में ज्यादा है फ्लड आने के। कोई और? देखिए, सर फैन वाले में। फेन वाले में ज्यादा चांसेस है। ये जहन से निकाले कि इसका एरिया कम है, एरिया दोनों का सेम है, लेट सपोज इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। ठीक है, बारिशें भी सेम होती है। इसमें ये है कि इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेंटर में है, तो हर एरिया से जो पानी आ रहा है वो तकरीबन एक वक्त पे पहुंच जाएगा। समझ आ रही है? तमाम एरियाज का पानी तकरीबन एक वक्त पे पहुंच जाएगा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी चारसदा तक। ठीक है, अगर एक वक्त में ये पानी चारसदा पहुंचेगा, पूरा पानी, पूरे एरिया का पानी, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आएगा, फ्लड बन जाएगा। समझ आ रही है? तो रन ऑफ इस सिचुएशन में जल्दी एक वक्त पे आता है, जबकि दूसरे सिचुएशन में सेम एरिया है और इस एरिया पे वही बारिश होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें ये लाइंस जो मैंने ड्रा किए हैं ये स्ट्रीम है, और दरमियान में ये जो लाइन है ये क्या है? रिवर है। ठीक है, तो रिवर में ये सारे स्ट्रीम का पानी मिल रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो पानी पहुंचेगा इन स्ट्रीम का, जो करीबी स्ट्रीम्स है इनका पानी यहाँ इंटरेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये पहुंच जाएगा, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये जल्दी निकलेगा, फिर उसके बाद ये पानी आएगा। समझ आ रही है? फिर ये निकलेगा तो फिर उसके बाद ये आएगा। तो सिलसिलावार आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज। बहुत ज्यादा पानी एक वक्त पे नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए इसको? जी सर। शेप का इफेक्ट ये है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द शेप ऑफ द ड्रेनेज बेसन आल्सो गवर्न्स द रेट एट विच वाटर एंटर्स द स्ट्रीम। ठीक है, there are two types of drainage basin in general. Number 1 is fan shape catchment and the 2 is fern leaf shaped catchment. Fan shaped catchments produces greater runoff as compared to fern leaf catchment. क्लियर हो गया? ये फिगर अगर आप बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फेन शेप ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस करता है जबकि फर्न लीफ शेप कम प्रोड्यूस करता है। ये मैं इस हवाले से या उस वक्त कह सकता हूँ जब बाकी सारी चीजें सेम हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, सिर्फ शेप में ये फर्क हो। ठीक है, नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ द वाटर शेड या एलिवेशन ऑफ द बेसन या एलिवेशन ऑफ द कैचमेंट। द एलिवेशन ऑफ द ड्रेनेज बेसन गवर्न्स द रेनफॉल। ठीक है, इट्स अमाउंट एंड इट्स टाइप एंड हेंस प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स ऑन रन-ऑफ। एलिवेशन के साथ आपको पता है कि रेनफॉल चेंज होता है। हायर एलिवेशन पे अमूमन बारिशें ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों में एक और टाइप ऑफ रेनफॉल है जिसको ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो प्रेसिपिटेशन भी होती है इन एडिशन टू द टू, यानी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन तो हर जगह है, लेकिन मैदानी इलाकों में ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन नहीं है, पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक भी है। तो इस वजह से पहाड़ी इलाकों यानी हायर एलिवेशन पे, यानी जो एलिवेशन वाले एरियाज हैं
वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है। अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो जाहिर बात है वहाँ पे रन ऑफ भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी ये भी है कि वहाँ पे जो हायर एलिवेशंस है वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होते हैं, तो स्लोप की वजह से भी वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा आएगा। मैदानी इलाकों में स्लोप कम है, माइल्ड है, तो पानी तेज़ी के साथ फ्लो नहीं कर रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तेज़ी के साथ फ्लो करके रिवर की तरफ आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए इसको? जी सर। तो वाटरशेड या बेसन की एलिवेशन का ये इफेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स। अब जो एरिया है उसमें जो नेचुरल स्ट्रीम्स है, नेचुरल स्ट्रीम ये याद रखें, नेचुरल स्ट्रीम मीन वो स्ट्रीम जो एरिया में खुद ब खुद बन गए हैं बारिश के पानी के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। एक तो हम बनाते हैं ड्रेन्स, बनाते हैं कंक्रीटेड ड्रेन, वो नहीं। एक जब बारिश होती है आप देखते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर पानी खुद ब खुद एक रास्ता बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल स्ट्रीम्स है इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट है और कुछ ऐसे हैं जो कम एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब है कुछ स्ट्रीम ऐसे बने हैं जिसमें तेज़ी के साथ रेन का पानी फ्लो कर रहा है और कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी स्लो जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी एरिया में स्लो स्ट्रीम्स है तो फिर उसमें फ्लड आने के खतरे ज़्यादा नहीं है। किसी एरिया में तेज़ स्ट्रीम है, एफिशिएंट चैनल और स्ट्रीम है, तो फिर वहाँ पे बारिश के बाद फ्लड आने के खतरे ज़्यादा है, ठीक है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम का मतलब ये, if the arrangement of stream channel is efficient, water will flow rapidly and will result in higher runoff as the concentration time will be less, ठीक है। concentration time एंड में डिस्कस करते हैं, बल्कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको इस चीज़ का। ये डायग्राम पे आ जाए, कंसंट्रेशन टाइम में आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज़ सुन रहे हैं? हेलो? यस सर, जी सुन रहे सर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टाइम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कैचमेंट का जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम से, ठीक है। ये कैचमेंट है, आपको पता है इस पूरे कैचमेंट का पानी चाहे जहां पे भी एक कतरा है पानी का वो यहां तक पहुंचेगा, रिवर में आएगा और रिवर में फिर यहाँ से गुजरेगा। हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ रही है? क्लियर है? अब कैचमेंट का टाइम जी ऑफ सर। कंसंट्रेशन होता है। कैचमेंट का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो टाइम है जिसमें इस कैचमेंट का पूरा पानी, समझ आ रही है, इस कैचमेंट का पूरा पानी यहाँ तक पहुँचता है। पूरा पानी मीन कि यानी कुछ गुजर जाता है जो सबसे लास्ट, यानी सबसे लास्ट जो इसमें पानी पहुंचेगा वो किस एरिया का? कहीं यहाँ का पानी होगा ना, सबसे दूर वाला एरिया, ठीक है। इस दूर एरिया का पानी जो यहाँ से आके वो रिवर में शामिल होके रिवर में फ्लो कर रहा है यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो दूर वाला पानी जब पहुंचेगा तो पूरे रिवर का या पूरे कैचमेंट का पानी यहाँ से ऑलरेडी गुजर चुका होगा, लास्ट ये पानी है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जी सर। हेलो? तो ये जो लास्ट पानी जितने टाइम में पहुंचता है इस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी पूरा कैचमेंट जितने टाइम में खाली होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर किसी कैचमेंट में एफिशिएंट ड्रेन है, एफिशिएंट स्ट्रीम है, तो फिर उसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उसका कम होगा, जल्दी उसमें पानी आ रहा है ना, पूरे कैचमेंट का पानी जल्दी आ जाएगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। अगर किसी का कैचमेंट में एफिशिएंट ड्रेन नहीं है, एफिशिएंट स्ट्रीम नहीं है, नॉन एफिशिएंट है, तो फिर उसका क्या होगा? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उसका फिर ज्यादा होगा, ठीक है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा खतरनाक नहीं है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अगर कम है तो ये खतरनाक है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, कुछ अदर फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए, दो बड़ी कैटेगरीज हमने डिस्कस किए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसन एरिया, ठीक है, या ड्रेनेज बेसन या कैचमेंट एरिया, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है जिनसे रन ऑफ कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है।
वो फैक्टर यहाँ पे सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, फैक्टर सच एज टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल से किस तरह रन ऑफ ज्यादा कम हो सकता है। टाइप ऑफ सॉइल से आपको पता है इन्फिल्ट्रेशन कम ज्यादा होता है, अगर इन्फिल्ट्रेशन कम ज्यादा होता है तो इससे रन ऑफ भी कम ज्यादा हो सकता है। समझ आ रही है। टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर, टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर से भी रन ऑफ कम ज्यादा हो सकता है। स्लोप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कैचमेंट, स्लोप अगर एरिया में है, ठीक है, और इसी तरह इन्फ्लुएंसेस द रन। इसी तरह एवापोरेशन भी है, एवापोरेशन अगर किसी एरिया में ज्यादा है तो रन ऑफ कम होगा, एवापोरेशन कम है तो रन ऑफ ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन इसमें से हमने ये चंद डिस्कस की, ठीक है, क्लियर है। जी सर। यानी वो सारे फैक्टर जो एवापोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकती है वो इनडायरेक्टली रन ऑफ को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। So next है computing runoff depth by using runoff coefficient। अब जो ये रनऑफ है, रनऑफ मालूम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन उन मेथड्स की तरफ हम नहीं जाते हैं। हम एक सिंपल फार्मूला देखते हैं जिससे रनऑफ मालूम करते हैं। रनऑफ जिस तरह डिस्चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह रनऑफ भी Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू KP, Q इज इक्वल टू KP, ठीक है। Q क्या चीज है, दिस इज रनऑफ, K is a constant and P is the precipitation। आपको पता है कि runoff is directly proportion to what? Runoff is directly proportion to precipitation। Runoff is directly proportion to precipitation, ठीक है। precipitation के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, runoff को Q लिखा है तो इस वजह से आप Q is directly proportion to P। P precipitation ज्यादा है तो रनऑफ भी ज्यादा, precipitation कम है तो रनऑफ भी। लेकिन सिर्फ precipitation नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। तो और फैक्टर के लिए इस प्रोपोर्शन को कन्वर्ट किया है इक्वेशन में, और फैक्टर का इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, K कहते हैं, K। तो Q इज इक्वल टू KP। समझ आ रही है। K is a constant having value less than or at the most equal to 1। अब K की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी और मैक्सिमम 1 के बराबर होगी, जो कि ग्राउंड के ऊपर तो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई प्लास्टिक का आपने लगाया है ग्राउंड के ऊपर तो फिर जितना बारिश होगा उतना टोटल रन ऑफ बनेगा, तो उस सिचुएशन में K की वैल्यू 1 ऑफ आप ले सकते हैं। समझ आ रही है। ग्राउंड अगर सॉइल है तो फिर 1 नहीं, 1 से कम होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द इम्परवियसनेस ऑफ द ड्रेनेज एरिया एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इम्परवियसनेस। परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी एरिया की परमिबिलिटी ज्यादा है, इम्परवियसनेस ज्यादा है, तो K की वैल्यू उसके मुताबिक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इम्परवियसनेस कम है तो K की वैल्यू कम। इम्परवियसनेस परमिबिलिटी का अपोजिट है, ये याद रखें। परमिएबल यानी परमिबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है इम्परवियसनेस कम है, ठीक है। समझ गए। तो अब इस सिंपल इक्वेशन से हम सिंपल एक आसान तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि रन ऑफ कितना है। अगर हमें अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन मालूम है और हमें K की वैल्यू मालूम है, तो हम उस इलाके के लिए रन ऑफ की अमाउंट मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट है इसमें, इसके लिए लोगों ने रिसर्च किया है और बहुत से लोगों ने K की मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ एरियाज के लिए बताए हैं, ठीक है। तो वो एरियाज जो है वो यहाँ पे वो वैल्यूज जो है वो यहाँ पे गिवन है, एक टेबल है, किसी बुक से लिया है, वैल्यूज ऑफ रन ऑफ कोएफिशिएंट K, ठीक है। तो यानी अगर आप कोई कहीं पे सिंपल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एग्जैक्ट नहीं, सिंपल अप्रोक्सीमेशन है रफ कैलकुलेशन के लिए, तो उसकी उस टेबल से फिर K की वैल्यू उठाए और प्रेसिपिटेशन जो आपने मेजर किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इतना रन ऑफ बनेगा, ठीक है।
अब इसमें कैटेगरीज है, एक इस हवाले से कैटेगरीज है, यहाँ पे देखें ए बी लिखा है। ए है अर्बन एरियाज और बी अर्बन एरिया में सिंगल फैमिली रेजिडेंस है, ठीक है, सिंगल फैमिली का एक घर है, ठीक है। और दूसरा जो है कल्टिवेटेड एरियाज है, तीसरा पास्चर्स है, फोर्थ जो है बॉर्डर लैंड है, फॉरेस्टेड एरियाज है। और इस साइड पे वैल्यू ऑफ के अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ के इसमें स्लोप का इफेक्ट भी है, तो इस वजह से फ्लैट लैंड उन एरियाज को कहते हैं जिनमें स्लोप 0 से लेके 5% तक स्लोप हो, ठीक है। दूसरा है रोलिंग लैंड जिसमें 5% से लेके 10% तक स्लोप हो, उसको रोलिंग कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है हिली यानी 10% से जब स्लोप बढ़ जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, हिली लैंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब अगर लेट सपोज आप अपने घर के लिए मालूम कर रहे हैं, आपका घर लेट सपोज सिटी में है, अर्बन एरियाज में है और सिंगल फैमिली घर है, ठीक है, तो के की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं। समझ आ रही है? के की वैल्यू आप 0.3 ले सकते हैं, ठीक है। ये हिली एरिया की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि अर्बन एरिया जो है यानी जो सिटीज है, सिटीज ज्यादातर वो प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। कल्टिवेटेड एरियाज हैं, यहाँ पे अर्बन एरियाज में और भी है। अगर आपका घर जो है वो ऑलमोस्ट 30% इम्परवियस है, इम्परवियस मीन पेव्ड है, कंक्रीटेड है, मार्बल लगे हुए हैं या फ्लोर है कंक्रीट फ्लोर, तो फिर आप के की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप स्लोप इस एरिया में 5% तक है तो फिर के की वैल्यू 0.4, ठीक है। अगर 50% एरिया इम्परवियस है तो फिर 0.55, ठीक है। अगर 70% एरिया इम्परवियस है तो 0.65। अगर मैं कहता हूँ 100% एरिया इम्परवियस है तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, आप बताएं जरा। अगर 100% एरिया जो है यानी टोटल एरिया इम्परवियस है, इम्परवियस मीन के इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 एग्जैक्टली। जितना 1 बारिश हो होगी, रहा है ज्यादा होगी सर, 1 होगी। जितना बारिश हो रहा है उतना ही रन ऑफ बनेगा, ठीक है, टोटल पानी का रन ऑफ बनेगा, ठीक है। तो इस टेबल से आप के की वैल्यू निकाल के आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें ये एग्जैक्ट नहीं है, रफ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अब कुछ डिफिनीशंस है, इसमें से कुछ डिफिनीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं बाद में, जो इसके बाद जो लेक्चर्स है उनमें फिर ये काम आएंगे, ठीक है। नंबर 1 इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो ऑलरेडी एग्जांपल में भी मैंने बता दिया, इन्फिल्ट्रेशन रेट को कहते हैं या मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट को कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सेस रेनफॉल क्या चीज़ है, आल्सो नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जो लास्ट लेक्चर्स है उनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें फिर काम आएगा, ठीक है, जो हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड है। एक्सेस रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस इंटरसेप्शन माइनस डिप्रेशन स्टोरेज माइनस इन्फिल्ट्रेशन। इसी तरह यहाँ पे आप माइनस इवापोरेशन भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है? क्लियर है? यानी इसका क्या मतलब है कि एक्सेस रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल वो रेनफॉल है या वो रेनफॉल का वो पानी है जो हमें मिल रहा है कहाँ पे, रिवर पे मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ रन ऑफ, ठीक है। तो रिवर पे जो हमें पानी मिल रहा है उससे सारे लॉसेस खत्म हो जाते हैं ना, लॉसेस निकल के जो पानी आ रहा है उसको हम एक्सेस रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल देखिए टोटल जितना पानी आ रहा है, इससे इंटरसेप्शन जो पौधों के ऊपर रह गया वो निकालें, जो डिप्रेशन है जो डिप्रेशन में रह गया वो भी माइनस करें, जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी माइनस करें, जो इवापोरेशन है वो भी माइनस करें, तो बाकी जो पानी है वो किधर जा रहे हैं, वो रिवर की तरफ जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सेस रेनफॉल कहते हैं या इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये असल में रिवर में जो इफेक्ट पैदा कर रहा है वो ये वाला अमाउंट ऑफ वाटर,
ठीक है. Such that the rainfall which initially appears is surface detention and then flows over land after initial losses including interception, infiltration, etc. Thus excess rainfall is equal to surface runoff. Clear हो गया? Excess rainfall Yes, is equal to जी surface सर. runoff. ठीक है. ये रेन में दो और पोर्शन है, एक को कहते हैं इनिशियल और दूसरा है रिजिडुअल रेन. ये भी काम का पानी नहीं है, यानी इस पानी, ये जो पानी है ये भी हमें रिवर पे नहीं मिल रहा है. इनिशियल रेन का पानी और रिजिडुअल रेन का पानी. अब यहाँ पे देखिए इनिशियल का क्या मतलब. द रेन दैट फॉल्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टॉर्म बिफोर द डिप्रेशन स्टोरेज इज कंप्लीटली फिल्ड is called initial rain, and the rain that falls near the end of the storm at a rate less than the infiltration capacity is called residual rain. The intervening period is the net supply interval. ठीक है. एक रेन जो स्टार्ट में है, ये वाला रेन, और दूसरा रेन एंड पे. देखिए बारिश जब शुरू होती है तो स्टार्ट में इसका जो कैपेसिटी है या जो रेट है वो कम होता है. ठीक है. और स्टार्ट में आपको पता है इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो इस दौरान हमें कुछ पानी रन ऑफ की सूरत में नहीं मिल रहा. तो इस ज़्यादातर पानी डिप्रेशन स्टोरेज वगैरह में जमा हो रहा है, यानी रिवर की तरफ नहीं आ रहा है, तो रन ऑफ नहीं बन रहा है. मेन चीज़ रन ऑफ है. ठीक है. तो इस रेन को क्या कहते हैं? इनिशियल रेन कहते हैं. ठीक है. दूसरा रेन है जब फिर बारिश हो गया, 1 घंटे का बारिश है, 2 घंटे पूरे हो गए या 3 घंटे पूरे हो गए. ठीक है. और फिर अब बारिश एंड की तरफ जा रहा है, बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. तो अब भी अगर आप देखें तो एंड की तरफ भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. और इस वक्त आपको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कभी भी ख़त्म नहीं होती, कम है लेकिन जारी है, इन्फिल्ट्रेशन जारी है. और इस इन्फिल्ट्रेशन से भी बारिश का रेट कम हो गया. तो अब इस सूरत में जो बारिश है, इस बारिश को रिजिडुअल रेन कहते हैं. तो ये जो रिजिडुअल रेन है और इनिशियल रेन है, ये दोनों रन ऑफ काज नहीं करते. इनिशियल रेन डिप्रेशन स्टोरेज में पानी यूज हो रहा है या इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, और रिजिडुअल रेन में तो पानी इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, तो हमें रन ऑफ नहीं मिल रहा है. ये दोनों पोर्शंस भी रेन से हटाएंगे तो जो रिमेनिंग रेन है, एक्चुअल रेन, ये है जिससे रन ऑफ बनता है. इज दैट क्लियर? द इंटरवीनिंग पीरियड इज द नेट सप्लाई इंटरवल. रन ऑफ एंड सरफेस रन ऑफ ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया. यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, सरफेस रन ऑफ को डायरेक्ट रन ऑफ भी कहते हैं. ठीक है. सरफेस रन ऑफ को डायरेक्ट रन ऑफ भी कहते हैं. जो डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस के ऊपर फ्लो करके रन ऑफ बनता है, इसको डायरेक्ट रन ऑफ भी कहते हैं. ठीक है. यील्ड ऑफ अ ड्रेनेज बेसन. यील्ड किस चीज को कहते हैं? प्रोडक्ट को कहते हैं. कोई चीज हमें कितना प्रोडक्ट देता है, कितना यील्ड देता है. ठीक है. और ड्रेनेज बेसन आप ऑलरेडी जानते हैं. तो यील्ड ऑफ अ ड्रेनेज बेसन का मतलब है, हम पानी के हवाले से कहते हैं कि किसी ड्रेनेज बेसन से हमें कितना पानी मिलेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड्स में. लॉन्ग पीरियड मीन के पर ईयर कितना मिलेगा, पर डिकेड कितना पानी आएगा. ठीक है. Yield of a drainage basin is the runoff expressed over long periods. Yield is generally expressed as the total volume of water flowing per year. समझ आ रही है? यानी अगर आपको कोई कहता है कि इस ड्रेनेज एरिया का यील्ड 1000 क्यूसेक है या 1000 क्यूमेक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस ड्रेनेज बेसन से एक साल में 1000 क्यूमेक पानी आ रहा है. ठीक है. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर देखें. द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रेनेज बेसन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन of a drainage basin is the time required by the water to reach the outlet. Outlet mean point of interest from the most remote point of the drainage area. Most remote point mean most distant point. समझ आ रही है? जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, उसका पानी कितने टाइम में पहुंचता है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक. इस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं. इनिशियल बेसन रिचार्ज. इनिशियल बेसन रिचार्ज का मतलब है कि स्टार्ट में जब बारिश शुरू होती है, तो स्टार्ट में बारिश कुछ पानी जो है ये ग्राउंड एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन स्टोरेज, इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, अगर ड्राई ग्राउंड है.
ठीक है। तो इस पानी को क्या कहते हैं, इनिशियल बेसन रिचार्ज। जब इनिशियल बेसन रिचार्ज कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद फिर रन ऑफ शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।